बच्चों, आज मैं आपको नया टॉपिक कृषिगत उत्पादन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन शुरू करा रही हूँ। आपको पता ही है, भारत एक कृषि प्रधान देश है जहाँ मुख्य व्यवसाय यहाँ के लोगों का खेती करना है। यानी देश की 2/3 जनसंख्या पूर्णतः कृषि पर निर्भर है। भारतीय कृषि में अधिकतर खाद्यान्न फसलों का उत्पादन किया जाता है। भारतीय किसान व्यावसायिक कृषि बहुत निम्न स्तर पर करता है, क्योंकि यहाँ जनसंख्या अधिक एवं कृषि योग्य भूमि कम है, जिसके कारण अपने जीविकोपार्जन हेतु खाद्यान्न फसलों का उत्पादन करना यहाँ बहुत आवश्यक है। लेकिन भारतीय कृषि पूरी तरह मानसूनी जलवायु पर निर्भर है। यानी भारत में मानसून को जुए का खेल भी कहा जाता है। कभी समय पर आ जाता है तो खेती अच्छी होती है, कभी समय पर नहीं आता है तो खेती नष्ट हो जाती है। तो यानी एक जुआरी है जो जुआ खेलता है, वो जीत भी सकता है और हार भी सकता है। वही बात हमारे किसान पे लागू होती है। किसान खेत अगर मानसून सही टाइम पर सही मात्रा में आता है तो खेती अच्छी होती है, अदरवाइज खेती का उत्पादन कम हो जाता है। इसके साथ साथ भारत में विभिन्न जलवायु वाला देश है, जिसके कारण फसलें भी जलवायु विभिन्नता के अनुसार विभिन्न प्रकार की बोई जाती है। यानी आपको पता ही है, भारत एक विभिन्नताओं वाला देश है जहाँ जलवायु संबंधी बहुत अधिक विभिन्नता देखने को मिलती है। क्योंकि यहाँ की जलवायु, यहाँ का भौतिक स्वरूप, यहाँ की मिट्टी एक जैसी देखने को नहीं मिलती है, तो उसका जो प्रभाव है वो कृषि पे पड़ता है। यही कारण है कई खाद्यान्न फसलें होती हैं, खाद्यान्न फसलों में भी कहीं गेहूँ हो रहा है, कहीं चावल हो रहा है, कहीं गन्ना हो रहा है। इसी प्रकार कहीं कच्चे माल संबंधी या व्यापारिक फसलों का उत्पादन होता है, यानी फसलें पैदा की जाती हैं। जैसे कहीं कपास हो रही है, कहीं आपके जूट हो रहा है, खाद्यान्न फसलों में कहीं ज्वार हो रहा है, कहीं बाजरा हो रहा है, कहीं मक्का हो रहा है, कहीं जौ हो रहा है। अतः उष्ण व शीतोष्ण एवं शीत जलवायु उत्पादित फसलों का उत्पादन किया जाता है। भारत में उत्पादित फसलों को जलवायु के अनुसार हम कई भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहले रबी की फसल अक्टूबर नवंबर से लेकर मार्च अप्रैल के मध्य में उत्पादित शीतकालीन फसलों को रबी की फसल कहा जाता है। अब इन फसलों में कौन कौन सी फसलें आती हैं? जैसे चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, कपास, रबी की फसल कहा जाता है। लेकिन आपने देखा, चावल, अभी मैंने आपको दोबारा रिपीट करती हूँ, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, कपास, जूट, मूंगफली, तिल, तंबाकू, राई, उड़द, मूंग, मोठ जैसी फसलें ये रबी की फसल में नहीं आती हैं, बल्कि ये किस में आती हैं? खरीफ की फसलों में। तो रबी की फसलों में कौन सी फसल शामिल कर सकते हैं हम? रबी की फसल में गेहूँ, जौ, आलू, चना, सरसों, मटर, अरहर आदि ऐसी फसलें हैं जो रबी की फसल के अंतर्गत आती हैं। अक्टूबर से लेकर
मार्च अप्रैल के मध्य उत्पादित शीतकालीन फसलों को रबी की फसल कहा जाता है और जुलाई अगस्त से सितंबर अक्टूबर के मध्य वर्षा काल में उत्पादित फसलों को खरीफ का नाम दिया जाता है। तीसरी फसल आती है जायद की फसल। शीतकाल एवं वर्षाकालीन फसलों के अतिरिक्त इनके मध्यवर्ती समय में बोई जाने वाली फसल को हम जायद की फसल कहते हैं। इसमें विभिन्न सब्जियां, चारे, फसलें, ककड़ी, खरबूजा, ज्वार, जिसको चरी भी बोलते हैं, आदि फसलें इसके अंतर्गत आती हैं। भारत फसलों के उत्पादन के बाद उसके उपयोग के आधार पर हम कई भागों में बांट सकते हैं। जैसे खाद्यान्न फसलें, वे फसलें जिनका उत्पादन किसान खाने के उद्देश्य से करता है, यानी जिसके द्वारा हमारे खाद्यान्न की पूर्ति होती है, ऐसे फसलों को हम खाद्यान्न फसलें कहते हैं। जैसे गेहूँ, जौ, चावल, मक्का, दालें, ये खाद्यान्न फसलों में आती है। दूसरी आती है औद्योगिक फसलें, जिन फसलों के उत्पादन उद्योगों में कच्चे माल के रूप में किया जाता है, उन्हें हम औद्योगिक फसलें कहते हैं। जैसे कपास, गन्ना, जूट, तिलहन, तंबाकू, ऐसी फसलें हैं जो औद्योगिक फसलें कहलाती हैं, जिनके आधार पर उद्योग धंधे चलते हैं। जैसे कपास से सूती वस्त्र उद्योग चलता है, गन्ने से चीनी उद्योग चलता है। अब तीसरी आती है व्यावसायिक या बागाती फसलें, जिन फसलों का उत्पादन बागानों में व्यापार की दृष्टि से किया जाता है, उन्हें हम उत्पादित करके या पैदा करके दूसरे देशों या प्रदेशों को भेज देते हैं, यानी निर्यात कर देते हैं। उन्हें बागाती या व्यावसायिक फसलें कहते हैं। जैसे रबड़, चाय, कहवा, कोको, गरम मसाले, सिनकोना, ये कैसी फसलें? व्यापारिक फसलें हैं। अब मैं कल आपको खाद्यान्न फसलों के विषय में बताऊंगी, यानी आपको मैंने पहले भी बता दिया है कि खाद्यान्न फसलें वे फसलें होती हैं जिनका हम भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो पहले आपको मैं अब जो लेक्चर दूंगी उसमें खाद्यान्न फसलों की जानकारी दूंगी। तो इस तरह हम देखते हैं भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्वपूर्ण योगदान है। यहाँ के अधिकतर लोगों का, फिर आपको रिपीट कर रही हूँ, संक्षिप्त में बता रही हूँ, यहाँ पर कृषि का बहुत अधिक महत्व है। यहाँ की जनसंख्या प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से खेती के ऊपर निर्भर करती है। चूँकि आपने देखा यहाँ भारत एक विविधताओं वाला देश है, यहाँ विभिन्न प्रकार की जलवायु पाई जाती है। मतलब आपने देखा जलवायु में भी यहाँ एक सी नहीं है, कहीं महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है, कहीं समुद्री जलवायु पाई जाती है। अतः चूँकि जलवायु में विभिन्नता है, मिट्टियों में विभिन्नता है। आपने आगे मैंने आपको जो टॉपिक पढ़ाया था मिट्टियों में, उसमें आपको बताया था कि कई तटीय भागों में तटीय मिट्टी पाई जाती है, कहीं काली मिट्टी पाई जाती है, कहीं दोमट भुरभुरी मिट्टी पाई जाती है, कहीं पहाड़ी मिट्टी पाई जाती है। चूँकि भारत के अंदर मिट्टियों में भी बहुत अधिक असमानता देखने को मिलती है, जलवायु में भी बहुत अधिक असमानता देखने को मिलती है, तो जिसका प्रभाव किस पे पड़ता है? हमारी कृषि पे पड़ता है। और
जलवायु और मिट्टी और यानी भौगोलिक एवं मानवीय दशाएं भारत के अंदर एक जैसी नहीं मिलती हैं, जिसके कारण भारत के अंदर जो है खाद्यान्न, व्यापारिक, कच्चे माल संबंधी फसलें पैदा की जाती हैं तथा विभिन्न ऋतुओं के अनुसार फसलों का उत्पादन होता है। अतः उस आधार पर ही हमने फसलों को रबी की फसल, खरीफ की फसल, जायदाद की फसल इन भागों में बांटा है। अब मैं आपको कल खाद्यान्न फसल के विषय में जानकारी दूंगी। धन्यवाद।